मेरे दादाजी गांव से एक बेसहारा लड़की को काम करने के लिए घर लेकर आए। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह अपना काम करने के बाद दादाजी के कमरे में चली जाती थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। 2 घंटे बाद ही कमरे से बाहर आती थी। एक दिन मैं दादाजी के कमरे में छुप गई। फिर मैंने दादाजी को उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दादाजी नौकरानी के साथ। मेरा नाम पंक्ति है। मेरे दादाजी की बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें हम सब एक साथ ही रहते थे। मेरे दादाजी मेरी मम्मी और हम दोनों बहनों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज थी। कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई। मेरे पापा 2 भाई थे तो घर में मैं, पापा और मेरी छोटी बहन और चाचू और चाची के बच्चे और दादाजी हम सभी रहते थे। दादाजी मेरे पापा को बहुत प्यार करते थे। उनके दिल में सिर्फ मम्मी और हम दोनों बहनों के लिए ही नफरत था। मेरे घर में दादाजी का ही हुकूमत चलता था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे और एक नौकरानी थी जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम शाइनी था। वह कहती थी कि मेरा असली नाम दुर्गा है, लेकिन दुर्गा मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर शाइनी रख लिया। जैसे खूबसूरत लड़की का नाम शाइनी ही होना चाहिए। वह थी तो एक नौकरानी, लेकिन उसके तेवर महारानी के जैसे थे। शाइनी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी और इसके पीछे मेरे दादाजी का ही हाथ था। वह मेरे दादाजी की चहेती थी। मेरे दादाजी का सारा काम वही करती थी। मेरे दादाजी बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष होगी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। उन्हें दवाई देना, खाना खिलाना, उनके कमरे की साफ़ सफाई करना और जब वो अकेले हों तो उनके पास बैठकर बातें करना, यह सारे काम शाइनी ही करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तुम लोगों का रहने से क्या फ़ायदा, तुम लोगों को दादाजी के साथ रहना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। जब वो कल को इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत शाइनी के नाम कर देंगे, तब तुम सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। मेरा अपना कोई भाई नहीं था, इसलिए पापा को फिक्र सताती थी कि कहीं दादाजी की सारी दौलतें इन लोगों में बट जाएगी और मेरे पापा को कुछ भी नहीं मिलेगा और जो मिलेगा बचे खुचे। वह पैसे वैसे भी हम दोनों बहनों की शादी में लग जाएंगे, इसलिए वह परेशान रहते थे। लेकिन हम दादाजी के पास बैठते थे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दादाजी अजीबोगरीब किस्म की बातें किया करते थे। किसी को पहचानते तक भी नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। शाइनी उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। वो कमरे में होती तो उनके कमरे से हंसने की आवाज़ आती थी। शाइनी के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वह अंदर बैठी थी। मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई क्योंकि मेरे दादाजी के हाथ में ढेर सारे पैसे थे और वह पैसे शाइनी को दे रहे थे। वह पैसे कम से कम 70,000 तो लग ही रहे थे। मैंने कहा, यह क्या हो रहा है? आप इतने सारे पैसे शाइनी को क्यों दे रहे हो? तो मेरे दादाजी कहने लगे कि ये इसका तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा, 500 में आता ही क्या है? नौकरानी को 70,000 दे रहे हो, जबकि उसकी तनख्वाह 70,000 नहीं थी और उनकी पोती के लिए 500 रुपये है। पापा कहते हैं कि दादाजी के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वह तो हमसे प्यार ही नहीं करते थे। जब इनकी ऐसी हालत है तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? मैं बाहर आ गई और अपने पापा से टकरा गई। वह मुझसे पूछने लगे, कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह हैरान रह गए और कहने लगे, ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दादाजी खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि इसकी तनख्वाह है। तो पापा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि उसका 1 तारीख को महीना होता है और आज तो 15 तारीख ही है। बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि शाइनी के हर महीने की तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये है, तो फिर पापा ने उसे 70,000 रुपये क्यों दिए? मेरे पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। वो दादाजी की बहुत इज्जत किया करते थे। उनको यह सब जानकर इतना गुस्सा आया कि वह खुद को दादाजी के कमरे में जाने से रोक नहीं पाए।
मैं भी पापा के पीछे पीछे जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। पापा ने दादाजी से सवाल करना शुरू कर दिया तो दादाजी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मुसीबत आ गई है। इसके पापा बीमार हैं, इसलिए मैंने इसे पैसे दिए हैं। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद बनवा दी। क्या किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरते मरते कोई नेकी कर लूँगा तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि यह पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाए? तुम लोगों से मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, जब मुझे किसी से बात करनी होती है तो तुम लोग मेरे पास आकर नहीं बैठते हो और ना ही तुम्हारे बच्चे। तो फिर मैं क्या करूं? पापा दादाजी की यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, अगर दादाजी के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पापा बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में लग रहे थे क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। वह सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक और खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन मुझसे काफ़ी छोटी थी। वह 12 साल की थी और मेरी उम्र 20 साल थी। इसलिए मैं और पापा आपस में बातें करते रहते। पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं ध्यान दूंगी। पापा ने मुझे बताया कि शाइनी ज़रूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही है, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर इसकी माँ मिली थी जो अपनी दवाई लेने आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति बीमार थे, अब कैसे हैं? वह मुझसे कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति को तो गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और दादाजी ने तो उसके पापा बीमार हैं ये कहकर उसे पैसे दिए थे, जबकि इसके पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। पापा ने कहा, यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से एहतियात करना और इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। हमारे घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरी दोस्त मुझसे बात किया करती थी और मेरे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि उसे अच्छा अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज़ें मिलती थी। वापसी में मैं उसको किराया भी दे दिया करती थी। वह नौकरानी को देखकर कहने लगी कि यह कौन है? मैंने कहा, यह नौकरानी है। तो वो कहने लगी, कैसी बातें करती हो? नौकरानी ने जो सूट पहना है वह 15,000 का है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी, वाकई? तो उसने मुझे नेट पर देखकर बताया कि वह सूट 15,000 का है और यह नया नया मार्केट में आया ही है। बहुत कम लोगों ने अभी इस सूट को खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 15,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो यह सुनकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर आ रही है। यह सारे घर में ऐसे घूमती फिरती थी जैसे इस घर की मालकिन है। इसे सिर्फ खाना बनाने का ही काम कहा जाता था। इसे सिर्फ किचन में ही खाना बनाना ही होता था। यह खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाने के बाद दादाजी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह दादाजी के कमरे में ही थी और कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा, मैं भी तो देखूं, ऐसी क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है? कहीं दादाजी प्यार तो नहीं लुटा रहे हैं और यह नौकरानी उठाए जा रही है। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मुझे दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरी जान निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, दरवाज़ा खुला ही नहीं। और वह हंसने में इतनी मशरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। मैंने फ़ौरन पापा को कॉल की और यह सब कुछ उन्हें बता दिया। पापा भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन ब दिन हम सबके सर पर सवार होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर घूमने फिरने का अंदाज, इसके पास कोई तो रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। इसने कुछ तो ऐसा कर लिया था जिसका हमें पता नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। अब वह हमारे सामने चहकती फिरती थी। अब वह हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक दिन मैं चाय का कप पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया
और चाय ज़मीन पर गिर गई। मैंने नौकरानी से कहा कि इसे साफ़ कर दो। वो खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा, ये कपड़ा लो और साफ़ कर दो। भला कौन सी नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हुआ हो और आप उसे काम के पैसे भी दे रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने नौकरानी से लड़ाई कर ली। मैंने कहा, नौकर हो तो नौकर ही बनकर रहो। मैंने तुमसे काम करने को कहा है, तुम मुझे बातें सुना रही हो। उठाओ कपड़ा और यह सारी गंदगी साफ़ करो। तो वो कहने लगी, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, जो गलती खुद की है उसे साफ़ करो। उसने मेरे साथ बहस कर ली और उसको साफ़ नहीं किया। हवेली का वॉचमैन किसी काम से अंदर आया। उसने यह देखा तो साफ़ कर दिया, जबकि उसका काम नहीं था। मैंने भी साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने यह बात पापा को बताई और कहा कि नौकरानी को घर से निकाल दीजिए। पापा ने कहा, ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना ही चाहिए। पापा ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह उसे दी और अगले महीने की तनख्वाह भी दे दी और उससे कहा, हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। वह जाने के बजाय मेरे दादाजी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी, तो मैंने कहा कि वह सो रहे हैं, जबकि वह सो नहीं रहे थे। वह कहने लगी, अच्छा, मेरा एक सामान अंदर पड़ा है। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। वह कहने लगी, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो। वह हर तरफ से कोशिश कर रही थी कि उस कमरे में जाने की, लेकिन हम बाप बेटी ने उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। वह फिर चली गई। हमने चैन सुकून का सांस लिया और सोचा, यह काम हमने पहले क्यों नहीं किया था। वह नौकरानी थी तो हमारी नौकरानी ही हमारा, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई रिश्तेदार थी। इसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ें होती या तो बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते जाते ही रहते हैं। पापा ने कहा कि कोई और नौकरानी ढूंढते हैं जो खाना बनाया करे, और इस दफ़ा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊँगा जिसका काम खाना बनाना होगा। शाइनी को घर से निकालकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी शाइनी को गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पापा ने कहा, शायद इनका अंतिम समय आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। सब लोग दादाजी के पास पहुंच गए थे। हम सब उनके अगल बगल बैठे थे। वह काफ़ी देर से बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। पापा बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है आपको, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर भी घर में ही मौजूद थे। दादाजी ने जब अपनी जुबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाइनी कहाँ है। वह बार बार यही पूछने लगे। हम सब लोग खामोश हो गए। चाची ने कहा, पता नहीं कहाँ गई है, इस टाइम तो घर पर ही होती है। मेरे पापा ने कहा कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है। इतना ही कहना था कि मेरे दादाजी ने मेरे पापा की कलाई को जोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला है। हम सब लोग हैरान हो गए। इसको बुलाने से आपका क्या मतलब है? आपको कोई मसला है तो हमें बताइए, डॉक्टर भी यहाँ पर खड़े हैं। तो वह कहने लगे कि नहीं, मुझे शाइनी की ज़रूरत है। यह सुनकर सबने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। दादाजी जिस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्होंने इतना शोर कर रखा था कि रात के 2 बजे बस एक ही रट लगा रखी थी, शाइनी को लेकर आओ, शाइनी को लेकर आओ। मेरे पापा को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आना पड़ा। पापा ने वापस आकर बताया कि वह बहुत नखरे दिखा रही थी। वह कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा बाप मर रहा है तो तुम मुझे लेने के लिए आ गए हो। वह बहुत बुरी हरकतें कर रही थी। उसके आने की देर नहीं थी कि दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। वह दादाजी का हाथ पकड़कर बैठ गई। यह देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए और मैं कहने लगी कि हमारे घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पापा ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वह तुम सबके सामने है। अब तुम यह बताओ कि हम सब क्या करें। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। दादाजी के सामने पापा ने अपनी इमेज खराब कर ली थी। दादाजी पापा को ऐसे देख रहे थे जैसे उनको जान से मार डालेंगे। शाइनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। दादाजी ने फ़ौरन उसे पैसे निकाल कर दिए और कहा कि तुम्हारा रोज़गार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इधर ही हूँ, अभी मर नहीं रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो वह लोग कान खोलकर सुन लो। मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ।
पानी सर से गुजर रहा था। अब वह सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था वह बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। एक घर की नौकरानी मालिक के इतने करीब थी। मैंने सबको बताया कि जब यह नौकरानी अंदर कमरे में जाती है तो अंदर से कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और चाची ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मरने से पहले हमें शर्मिंदा करके ही जाएंगे। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? पापा ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। शाइनी जब घर से जा रही थी तो उसकी आंखों में भी जीत की खुशी थी। उसे पता था कि वह वापस आ जाएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब मालूमात मैंने अपने हाथों में लेने का सोच लिया। मैंने कहा, मैं देखूंगी कमरे में होता क्या है। मैं शाइनी के कमरे में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी हूँ और उस पर अमल करना चाहती हूँ। वैसे मैंने गलती करी थी। मुझे ये बात पापा को बता देनी चाहिए थी, लेकिन पापा मुझे ये काम कभी करने नहीं देते और मैं बड़ी बहन बनकर सबका मसला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। एक दिन जब शाइनी किचन में काम कर रही थी तो मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और हवेली के वॉचमैन से कहा कि दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए। वॉचमैन अंकल काफ़ी सालों से मेरे यहाँ वॉचमैन का काम करते थे और वह बहुत ही अच्छे थे। वह मेरी बात मानते थे। मैं शाइनी की ड्रेस पहनकर दादाजी के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। दादाजी मुझे देखकर समझने लगे कि मैं शाइनी हूँ। दरवाज़ा भी मैंने जाकर अंदर से बंद कर दिया। दादाजी कहने लगे, क्या हुआ? आज तो तुम दुल्हन बनकर आ गई हो, क्या हो गया है? तो मैंने आगे से सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा तुम दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उनके पास बेड पर बैठ गई। इसके बाद इस कमरे में जो हुआ वह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्हें बात ही कुछ ऐसी कही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि राज की दुल्हन होना, राज जल्दी आ जाएगा, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और यह काम करके ही इस दुनिया से जाऊंगा। राज कोई और नहीं, मेरे चाचू का बेटा था और शायद उसका अफेयर शाइनी से चल रहा था और वह दोनों आपस में शादी करने वाले थे। दादाजी को इस बात का पता था। शाइनी इस घर की रानी बनने वाली है, यानी कि खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती? मैंने दादाजी से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आवाज़ थोड़ी बदल सी गई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी सांस फूली फूली थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और वॉचमैन से पूछा, इसका तो पता नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वो अपने काम में लगी हुई है। किचन का दरवाज़ा मैंने खुद खोला। मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला था। मैं पापा का इंतज़ार करने लगी। उनको कॉल की तो वो किसी काम में बिजी थे। रात को जब वह घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मैंने पापा को सारी बात बताई। पापा सुनकर हैरान रह गए। पापा ने घर के सारे लोगों को बात बताई और जब यह बात चाची को पता चली तो वो बिल्कुल हैरान रह गई थी, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं था। राज को बुलाया गया। सब लोग चाची के कमरे में इकट्ठा हुए। राज ने कहा कि मैं शाइनी से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादाजी को भी पता है। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी है और वसीयत भी कर दी है कि हमारी शादी होगी, चाहे वह इस दुनिया में रहे या नहीं रहे। पापा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? सारे घर वालों ने मिलकर राज को समझाया, लेकिन उसने कहा कि शाइनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। दादाजी मेरे साथ हैं। और वह दादाजी के साथ मिल गया और अगले दिन ही दादाजी ने ऐलान किया कि अगले 4 दिनों में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं इनकी शादी करवा कर ही इस दुनिया से जाऊंगा। चाचा और चाची दोनों रोते रह गए। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की शादी हो गई। घर में सजावट भी करवाई गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। और कुछ दिन बाद ही दादाजी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दी। वह खबर यह थी कि दादाजी ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा राज और साइनी के नाम कर दिया। हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारे घर का एक शख्स उनसे मिला हुआ था। इस बारे में हम कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने दादाजी की खिदमत खुद ही कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते, उन्हें वक्त देते, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की। राज और शाइनी तो अपनी किस्मत चमका गए थे। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
बाकी जायदाद से हमें जो हिस्सा मिला वो बस इतना ही था कि हमारा गुजारा चलता है। शाइनी और राज दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर रहते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।